एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए आपको साल भर के करीब 1.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सोचिए 10 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल की सैलरी। ना कोई बॉस आपके सिर पर खड़ा रहेगा, ना कोई मैनेजर आपकी हर हरकत पर नजर रखेगा। जब मन करे सो जाइए, जब मन करे उठ जाइए। समंदर का नजारा देखिए, इत्मीनान से मछली पकड़िए और बस इतना ध्यान रखिए कि ऊपर लगी हुई लाइट हमेशा जलती रहे। यही आपका पूरा काम है, बस एक लाइट को जलता हुआ रखना और बदले में 10 करोड़ रुपए। सुनने में यह दुनिया की सबसे शानदार नौकरी लगती है, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छी खबर यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जो सच्चाई सामने आती है वो आपके होश उड़ा सकती है। यह नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिनी जाती है। वजह है इस लाइट हाउस की लोकेशन। यह समंदर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अपनी सीवी भेजने से पहले ये बातें भी जान लीजिए, यहाँ आपसे बात करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। हफ्ते कभी कभी महीनों तक सिर्फ आप और समंदर की लहरों की आवाज। चारों तरफ इतनी खामोशी और तन्हाई होगी कि किसी किसी का दिमागी संतुलन तक बिगड़ने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस इलाके में इतने भयानक तूफान आते हैं कि समंदर की लहरें 10 मीटर ऊंची उठकर सीधे टावर से टकराती हैं। यहाँ तक कि इस नौकरी में जान जाने का खतरा भी पूरी तरह मौजूद रहता है। एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई तस्वीर में साफ नजर आता है कि किस तरह लाइट हाउस का कीपर चारों तरफ से भयानक तूफान में घिरा हुआ है। अगर उस दिन लहरें पूरी तरह लाइट हाउस को अपनी चपेट में ले लेती तो शायद इस इंसान की जान भी नहीं बचती। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी बताइए, क्या आप में इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की हिम्मत है? लेकिन असली दिलचस्प सवाल यह है, आखिर यह लाइट हाउस बनाया ही क्यों गया? इसकी लाइट का हर पल हर मौसम में जलते रहना इतना जरूरी क्यों समझा जाता है कि इसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें बहुत पीछे इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौर में जाना होगा, जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। आज से हजारों साल पहले की बात है। उस दौर में ना सड़कें बनी थी, ना कोई गाड़ियाँ थीं जिनसे लंबी दूरी तय की जा सके। तब इंसान के पास दूर दराज इलाकों तक पहुँचने का सबसे भरोसेमंद जरिया था समंदर का पानी। लोग बड़े बड़े लकड़ी के जहाजों पर सवार होकर महीनों तक समंदर में सफर करते थे, व्यापार करते थे, नई जमीनें खोजते थे। उसी दौर में एक कप्तान हुआ करता था जिसका नाम था मार्सियस। यह बहुत ही माहिर और अनुभवी सेलर था। अपने खतरनाक और साहसी समुद्री सफर के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन एक रात कप्तान मार्सियस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे चलकर पूरी इंसानी सभ्यता की सोच बदल दी। उस जमाने में जहाज लकड़ी के बनते थे, मजबूत तो होते थे लेकिन नाजुक भी। एक बेहद अंधेरी रात कप्तान मार्सियस अपने जहाज के साथ समंदर के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहे थे जहाँ पानी के भीतर बड़ी बड़ी नुकीली चट्टानें छिपी हुई थीं। अंधेरे में किसी को कुछ नजर नहीं आया और अचानक जहाज इन चट्टानों से जा टकराया। जहाज में बड़ा सुराख हो गया, वह डगमगाते हुए पलट गया और भारी नुकसान हुआ। जान बचाना मुश्किल हो गया था। इस भयानक हादसे के बाद कप्तान मार्सियस बहुत ही गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या इस तरह के खतरे से बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जो अंधेरी रातों में सेलर्स को खतरे से पहले ही आगाह कर दे? यह सवाल उस दौर की सबसे बड़ी समस्या का हिस्सा था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि समंदर आखिर कितना विशाल है। सिर्फ पैसिफिक ओशियन की बात करें तो अगर दुनिया की 7 महाद्वीपों की पूरी जमीन को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तब भी पैसिफिक ओशियन उससे कहीं ज्यादा बड़ा निकलेगा। यहाँ तक कि अगर हम 5 चांद भी इस समंदर के अंदर रख दें तब भी यह ओशियन उनसे बड़ा रहेगा। अब सोचिए, यह इतना विशाल पानी है जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। जब पुराने जमाने के सेलर इस अंतहीन खुले समंदर में सफर पर निकलते थे तो उन्हें यह भी अंदाजा नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और उस तक पहुंचने का रास्ता किस दिशा में है। नेविगेशन उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक समस्या थी। न जीपीएस था, न कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो सेलर्स को रास्ता दिखा सके। याद रहे, जीपीएस की खोज तो हुई थी 1973 में और यह आम जनता के लिए 1978 में जाकर उपलब्ध हो पाया था। उससे पहले के हजारों सालों तक सेलर्स को अपने सफर के लिए सिर्फ सूरज की दिशा, रात के तारों की स्थिति और शुरुआती दौर के भरोसे लायक न के बराबर नेविगेशन टूल्स पर निर्भर रहना पड़ता था। सिर्फ इसी नेविगेशन की कमी की वजह से समंदर में कई बड़े हादसे होते रहते थे। ऐसे ही एक हादसा हुआ था कप्तान एलिस के साथ। यह अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे। रात के वक्त अचानक घने काले बादल छा गए जिससे रास्ता दिखाने वाले तारे पूरी तरह छिप गए। इसके ठीक बाद समंदर के इसी हिस्से पे एक भयानक तूफान आ गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ हैं और किस दिशा में जमीन है। क्रू के पास ना तो खाने को कुछ बचा था और ना ही पीने के लिए साफ
साफ पानी, और आपको पता ही होगा समंदर का खारा पानी हम इंसान पी नहीं सकते। यह इतना नमकीन होता है कि इसे पीने से इंसान की जान तक जा सकती है। यानी चारों तरफ पानी होते हुए भी पूरा क्रू भूख और प्यास से तड़प रहा था। इस भयानक सफर में कई क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बहुत मुश्किल और लंबे संघर्ष के बाद कहीं जाकर कप्तान को जमीन नजर आई और वे किसी तरह वहां पहुंचकर रुक पाए। इसी तरह की घटनाओं ने दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की नींव रखी। मिस्र में मेडिटेरियन सागर के किनारे एक बेहद प्राचीन और समृद्ध शहर हुआ करता था, अलेक्जेंड्रिया। उस वक्त वहाँ का शासक था राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। उसका राज्य उस दौर में व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। दुनिया भर से जहाज व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन इस समृद्ध राज्य के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसकी भौगोलिक लोकेशन। शहर के तट तक पहुँचने के लिए जहाजों को एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता था जहाँ पानी के नीचे बेहद नुकीली चट्टानें छिपी हुई थीं। जब व्यापारी जहाज रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से इस इलाके से गुजरते तो वे इन पत्थरों से टकरा जाते, डूब जाते और साथ में उनका सारा कीमती माल भी समंदर में समा जाता। इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा था। राजा टालमी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने राज्य के सबसे काबिल और होनहार आर्किटेक्ट सॉस्ट्रेटस को बुलवाया। दोनों ने मिलकर घंटों मंथन किया और आखिरकार एक बेहद क्रांतिकारी योजना बनाई। समंदर के किनारे एक विशाल ऊंची मीनार बनाई जाए जिसके ऊपर हमेशा एक तेज रोशनी जलती रहे। यह रोशनी दूर से आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाएगी और उन्हें पानी के नीचे छिपे खतरों से पहले ही आगाह कर देगी। पूरी दृढ़ता और मेहनत के साथ सॉस्ट्रेटस ने इस विशाल प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उन्हें शायद उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि वो जो बना रहे हैं वह आगे चलकर प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में गिना जाएगा। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के तट के पास फेरोज नाम के एक छोटे सी द्वीप पर खड़ा यह लाइट हाउस अपनी बुलंदियों तक पहुंच गया। इसकी ऊंचाई थी करीब 384 फीट और इसे शानदार सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में दिन रात एक विशाल आग जलती रहती थी जिसे लगातार तेल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी ताकि वह कभी बुझे नहीं। इस अद्भुत संरचना को आगे चलकर दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक माना गया। लेकिन यह लाइट हाउस सिर्फ अपनी विशालकाय ऊंचाई की वजह से खास नहीं था। इसके पीछे था एक बेहद जीनियस डिजाइन। सॉस्ट्रेटस ने इस रोशनी को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए दर्पणों और लेंसों का एक खास सिस्टम तैयार किया था जिसकी मदद से यह रोशनी मीलों दूर तक साफ साफ दिखाई देती थी। जैसे ही इस लाइट हाउस की बनने की खबर दूर दूर तक फैली, दुनिया भर के सेलर्स ने राहत की सांस ली। अब उन्हें अलेक्जेंड्रिया के खतरनाक पथरीले पानी में अंदाजे से रास्ता तय करने की जरूरत नहीं थी। यह दुनिया का पहला लाइट हाउस सेलर्स के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया और यहीं से इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। शुरुआती दौर में लाइट हाउस ज्यादातर समंदर के किनारे पर ही बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और दुनिया भर में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, वैसे वैसे व्यस्त समुद्री रास्तों के बीचों बीच भी लाइट हाउस बनने लगे, खासकर उन जगहों पर जहां पानी के करीब खतरनाक चट्टानें छिपी होती थीं और जहाजों के डूबने का खतरा सबसे ज्यादा रहता था। यही वजह है कि आज भी आपको दुनिया के कई हिस्सों में लाइट हाउस समंदर के एकदम बीचों बीच अकेले खड़े नजर आते हैं। शुरुआत में इन लाइट हाउस के ऊपर सिर्फ आग जलाई जाती थी, लेकिन यह कोई आदर्श तरीका नहीं था। रोज रोज लकड़ी, तेल और कोयले की सप्लाई बनाए रखना बेहद मुश्किल काम था। इसके बाद धीरे धीरे मोमबत्तियां, गैस लैंप और तेल के लैंप इस्तेमाल होने लगे, लेकिन इन सब की रोशनी उतनी तेज नहीं होती थी जितनी जरूरी थी। फिर आया बिजली का दौर। जब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बल्ब की खोज हुई तो लाइट हाउस भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होने लगे क्योंकि इनकी रोशनी कहीं ज्यादा तेज होती थी। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था, इस रोशनी को मीलों दूर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसका जवाब मिला लेंस की तकनीकी में। करीब 1800 के दशक तक रिफ्लेक्टर लाइट सोर्स के पीछे लगाए जाते थे, लेकिन उस दौर के इंजीनियरों को एक दिलचस्प बात पता चली। अगर लेंस को रोशनी के पीछे की बजाय उसके सामने रखा जाए तो रोशनी को कहीं ज्यादा असरदार तरीके से फोकस किया जा सकता है। लेकिन इससे एक दिक्कत थी, लेंस जितना मोटा होता रोशनी उतना ही कम पार हो पाती। यहीं पर एंट्री होती है फ्रांसीसी वैज्ञानिक और इंजीनियर ऑगस्टीन फ्रेनेल की, जिनके पास इस समस्या का बेहद शानदार हल था। उन्होंने लेंस को बेहद पतला और हल्का बनाया और उसका डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार किया कि सारी बिखरी हुई रोशनी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर बाहर निकले। इस तकनीकी की मदद से चारों तरफ फैली हुई रोशनी को एक ही सीधी दिशा में भेजा जा सकता था। आज भी दुनिया भर के ज्यादातर लाइट हाउस में यही फ्रेनेल लेंस इस्तेमाल होता है। इस एक खोज ने लाइट हाउस की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी और अब लाइट हाउस की रोशनी को मीलों दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था। इन्हीं लाइट हाउस की बदौलत आगे चलकर लाखों जहाजों और उन पर सवार
सवार लाखों जिंदगियों को समय रहते खतरे का पता चल पाया और अनगिनत हादसे टल गए। तो यह थी उस अजीबोगरीब मगर बेहद दिलचस्प नौकरी की असली कहानी, जहां सिर्फ एक लाइट को हमेशा जलता हुआ रखने के बदले आपको साल भर के 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अकेलापन, खतरनाक तूफान और जान का जोखिम, यह सब जानने के बाद भी क्या आप इस नौकरी को करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।